Dear student, this is the third lecture of Democracy in the Contemporary World. इस लेक्चर में हम 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 कंट्री यानी चिली और पोलैंड की डेमोक्रेसी के बारे में जाना, तो देखा कि दोनों देशों में डेमोक्रेसी होने के बाद भी वहाँ पे कैसे मिलिट्री रूल एक्सपेंड हो गया। लेकिन डेमोक्रेसी का मीनिंग वो नहीं होता है जैसे हमने चिली और पोलैंड में पढ़ा था। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउ पीपल टू चूज देयर रूलर। यानी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का वो रूप है जिसमें लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनते हैं। 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर only leaders elected by people should rule the country and people have the freedom to express view, freedom to organize and freedom to protest। यानी सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए और लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की भी आज़ादी ज़रूरी है। नेक्स्ट, चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। 1900 तक वर्ल्ड में कुछ ही लोकतांत्रिक शासन वाले देश थे। एग्जाम्पल में अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड etc। लेकिन 1950 तक मेनी एशियन कंट्रीज़, इसमें आपका इंडिया, म्यांमार, जो कि कॉलोनियल रूल को एंड करके एक इंडिपेंडेंस कंट्री बन चुका था। 1975 तक वर्ल्ड के अधिकांश देशों में डेमोक्रेसी आ चुका था, जबकि अधिकांश देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को तानाशाहों द्वारा उखाड़ फेंका गया था। जैसे हमने चिली में पढ़ा था कि वहाँ डेमोक्रेटिक होने के बाद भी कैसे वहाँ पे मिलिट्री रूल आया और वहाँ के डेमोक्रेटिक को ख़त्म कर दिया। लेकिन 2000 आते आते वर्ल्ड के आधे से अधिक कंट्री डेमोक्रेटिक का अनुसरण करने लगे। यूएसएसआर के विघटन तथा अन्य लोकतांत्रिक देशों के सपोर्ट में डेमोक्रेसी के लिए मांगे और बढ़ने लगी। यानी इस डायग्राम में आप देखिए 2011 आते आते वर्ल्ड के अधिकांश देश जो थे वो डेमोक्रेटिक हो चुके थे। नेक्स्ट में फेसेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। 789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने फ्रेंच में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। यानी अलग देशों को मोटिवेट किया लोकतंत्र के लिए। यानी 18th एंड 19th सेंचुरी में हुए पॉलिटिकल इवेंट ने मोनार्की की पावर को और कमी कर दी थी। 1776 में नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड ब्रिटिश कॉलोनीज ने खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया तथा एक साथ मिलकर यूएसए अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन इस व्यवस्था में भी वोट का अधिकार केवल मेन तक ही सीमित था। यानी वोट केवल उस देश के मेन ही दे सकते थे। यानी डेमोक्रेटिक के लिए स्ट्रगलिंग करने वाले पीपल, ऑल एडल्ट्स, मेन और वुमेन, रिच और पुअर, वाइट और ब्लैक, कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के देशों में सबसे पहले आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट, एंड ऑफ कोलोनिज्म।
1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तत्काल बाद अनेक देशों ने लोकतांत्रिक शासन को अपना लिया, जबकि अधिकांश देशों में लोकतंत्र अधिक समय तक कायम नहीं रह सका। वेस्टर्न अफ्रीका का घना कंट्री ब्रिटिश उपनिवेश का गढ़ था तथा इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। यानी ब्रिटिश रूल से घना 1957 में इंडिपेंडेंस हुआ। यह अफ्रीका के सबसे पहले इंडिपेंडेंस पाने वाले देश में एक था और इससे अनेक अफ्रीकी देशों को आज़ादी के लिए स्ट्रगल करने की मोटिव मिली। आज़ादी के बाद एनक्रुमा यहाँ पे हैं, जिन्होंने घना की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी और घना के पहले प्राइम मिनिस्टर और फिर प्रेसिडेंट बने। उन्होंने अपने को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया, लेकिन थोड़े समय बाद ही 1966 में सेना ने उसका तख्ता पलट कर दिया। यानी घना में भी डेमोक्रेसी आने के बाद भी फिर से मिलिट्री सिस्टम आ गया और घना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकन कंट्री का रिकॉर्ड कुछ इसी तरह से रहा है कि पहले वो डेमोक्रेटिक हुए, फिर उन पे सैनिक ने अपना कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, रिसेंट फेस। लोकतंत्र की दिशा में ज़्यादा तेज़ी से कदम उठाने का सिलसिला 1980 यानी 1980 के बाद शुरू हुआ। यूएसएसआर के बिखराव के साथ यह प्रक्रिया में तेज़ी हुई। यानी यूएसएसआर के बिखराव के बाद जो उसके सदस्य 15 रिपब्लिक कंट्री थे यूएसएसआर का, तो वो इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में सामने आए और जिनमें से अधिकांश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था ही अपनाई। लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली हुई। 1990 यानी 1990 के दशक में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र की आगमन हुआ, लेकिन यह बदलाव परमानेंट नहीं थे। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन कायम कर दिया। नेपाल में राजा ने अपने अनेक अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपे और खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे। 2005 में नेपाल के नए राजा ने चुनी हुई सरकार को सस्पेंड कर दिया और लास्ट दशक में लोगों को दी गई राजनीतिक आज़ादी को भी समाप्त कर दिया। यानी नेपाल में डेमोक्रेसी की जगह पे ऑटोक्रेसी बहाल हो गया। 1948 में भारत का पड़ोसी देश म्यांमार कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुआ और इसमें डेमोक्रेसी को अपनाया, लेकिन 1962 में मिलिट्री कॉप से डेमोक्रेसी का अंत हो गया। यानी ये भी देश में डेमोक्रेसी आया, उसके बाद सैनिक शासन शुरू हो गया 1962 के बाद। 1990 में आंग सान सू ची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते, परंतु म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव रिजल्ट को मान्यता नहीं दी, बल्कि उन्होंने सू ची समेत चुने हुए डेमोक्रेटिक सपोर्टर लीडर्स को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। यहाँ सैनिक गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने, प्रोटेस्ट करने वालों किसी भी पीपल को 20 साल की सज़ा मिलती थी। यानी 20 साल उन्हें जेल में रखा जाता था। म्यांमार की फौजी सरकार से परेशान होकर 6 से 7 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया, लेकिन जेल की सज़ा झेलने के बावजूद सू ची
ने डेमोक्रेसी के लिए अपना अभियान जारी रखा। उनके संघर्ष को इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता मिली है। उन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला है। फिर भी म्यांमार के लोगों का अपना देश में लोकतांत्रिक सरकार कायम करने का स्ट्रगल एंड नहीं हुआ। यानी म्यांमार के लोग सैनिक शासन को फेस करते थे और उनसे मिली हुई सज़ा को भी एक्सेप्ट करते थे। फाइनली 2005 तक करीब 140 कंट्रीज़ मल्टी पार्टी इलेक्शन के तहत चुनाव कराए जाते हैं। यह संख्या पहले कभी भी इतनी अधिक नहीं थी। आई होप आपको इस लेक्चर में 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ऑफ कॉलोनियल रूल, फेस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी और रिसेंट फेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।